गुड इवनिंग दोस्तों, मैं पवन आपका अपने यूट्यूब चैनल ओम साई क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में स्वर का वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पर और कालमान के आधार पर हम लोगों ने वर्गीकरण देखा। आज हम लोग आपके सामने उत्पत्ति उच्चारण के आधार पर स्वर का वर्गीकरण कैसे किया जाता है एक जो है आसान ट्रिक के साथ हम आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं उच्चारण के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर, और तीसरे नंबर पे है पोस्ट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला उच्चारण स्थान के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम उच्चारण के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है एक अन्य ट्रिक के साथ हम आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं उच्चारण के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर, और तीसरे नंबर पे है पोस्ट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग उच्चारण स्थान के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम उच्चारण के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो हम एक ट्रिक हमने बनाया उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उच्चारण स्थान को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है जो मैं आप लोगों के बीच रखूंगा। जो आज तक किसी टीचर ने इस तरह का कोड आप लोगों को नहीं बताया होगा, मैं आपको बताता हूं, और इस कोड को आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि इस कोड से आपका स्वर तो आसान हो ही जाएगा, स्वर का उच्चारण स्थान आसान हो जाएगा, साथ साथ व्यंजन का भी उच्चारण स्थान आप लोगों का आसान हो जाएगा। क्योंकि ये कोड हमने से कभी किसी शादी या विवाह में जाते हैं तो लोग दहेज में गाड़ियां मांगते हैं। तो ऐसे ही हमारे एक मित्र थे, वो अपने शादी में गाड़ी की डिमांड किए कि हमको चाहिए एक गाड़ी। इस गाड़ी का नाम था, आप लोग जानते होंगे, उस गाड़ी का नाम है KTM। उस गाड़ी का नाम है KTM बाइक। बाइक का नाम आप लोग सुने होंगे। तो वो थोड़ा हमें जो है एक बाइक चाहिए अपने ससुराल पक्ष वालों से, और हमें एक KTM गाड़ी आप दहेज में दिलवा दीजिए। उनके पिताजी ने भी जाके कह दिया, भाई आखिर बेटे का सवाल है, बेटे का जो है शौक का सवाल था। तो उन्होंने जाके उनके पिताजी ने कहा कि भाई हमारा बेटा आप लोगों से एक गाड़ी का डिमांड कर रहा है, आप मुझे एक KTM दो। तो DO, ठीक है, KTM दो। अब ये हमारा एक कोड है
इसी के आधार पर हम जो स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, साथ साथ उसका उच्चारण स्थान भी हम लोग बताएंगे। तो आइए हम जानते हैं केटीएम का फुल फॉर्म हम लिख देते हैं। एक टी एम डी ओ। तो केटीएम डीओ मतलब केटीएम 2। तो यहाँ पे के का यहाँ पे जो के का स्थान है वो के से कर्ण, ठीक, और टी से होता है ताल, यम से होता है मूर्धा, मूर्धा, और डी से होता है दंत, ओ से होता है ओष्ठ। तो इन भाई साहब के केटीएम से हमारा बन गया कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। और आपको हम केटीएम कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के जगह कंठ का प्रयोग कहाँ से किया जाता है, ताल का प्रयोग कहाँ से किया जाता है, मूर्धा का प्रयोग कहाँ से किया जाता है, दंत का प्रयोग कहाँ से किया जाता है और ओष्ठ का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम इसको जो है एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। और इसमें सबसे अहम भूमिका होती है जीभ की। तो जीभ जहाँ जहाँ स्पर्श करता है, जहाँ जहाँ उस स्थान को हम लोग उस स्थान को जो है हम लोगों ने कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ नाम दे दिया है। तो आइए हम इस छोटे से चित्र के माध्यम से उसके स्थान को हम लोग जानते हैं, और इससे आप लोगों को जानने में और आसानी होगी और आपको जो है वर्ड पहचानने में बहुत आसानी होगी। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो ऐसे स्वर को बोलने में या ऐसे वर्डों को बोलने, एक्चुअली हमको क्या है कि केवल स्वर ही नहीं, हमको उसमें स्वर और व्यंजन को भी हम बोल सकते हैं, नॉट पर्टिकुलर स्वर, ठीक है। हम स्वर और व्यंजन दोनों की बात कर रहे हैं कि ऐसे वर्ड, चाहे वह स्वर हो चाहे वह व्यंजन हो, तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ जो है एकदम शांत या स्थायी हो, और उन्हें हम जो क्या कहते हैं, उन्हें हम कंठ कहते हैं। ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में हम कंठ का प्रयोग करते हैं, और ऐसी स्थिति में जीवा जो होती है एकदम स्थायी होती है, शांत होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम इस पॉइंट को बोलेंगे कंठ, ठीक। और कंठ से हम ऊपर आते हैं तो ये हमारा जो है तालु होता है। यानी किसी भी वर्ड का उच्चारण करते समय हमारी जीवा क्या होती है, वो तालु में जाके स्पर्श होती है। तो ऐसे स्थान को हम क्या कहेंगे, तालु कहेंगे, ठीक। और तालु के जस्ट आगे आएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इस स्थान को मूर्धा बोलते हैं। इसकी दो विशेषता है, या तो इसका उच्चारण करते समय जीवा क्या होता है, या तो वो मुड़ जाए, ठीक। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका उच्चारण करते समय मूर्धा, ठीक, मूर्धा, इसका उच्चारण करते समय जीवा या तो एकदम मुड़ जाए, ठीक, या तो उसमें कंपन हो। ऐसे
वर्ण को, ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। और मूर्धा से आगे आएंगे तो आएगा, मिलेगा आपको एक स्थान दंत। ऐसे ऐसे वर्ण इनका उच्चारण करते समय जिह्वा जो है दांतों से स्पर्श हो, उन्हें हम दंत कहते हैं। और ये हमारा जो है ओष्ठ है। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे जो लिप्स हैं आपस में सट जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऐसे स्थान को हम क्या कहेंगे, ओष्ठ कहेंगे। तो आइए हम कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ में स्वरों का उच्चारण स्थान की बारे में चर्चा करते हैं। आइए इसको हम मिटा देते हैं। तो हम कंठ में उन स्वरों को रखेंगे जिनका हम उच्चारण कंठ के माध्यम से करते हैं, जिसमें हमारा जीवा क्या होता है, अस्थाई होता है। जैसे हमारा अ आ, तो आ हमारा जो है कंठ से बोला जा रहा है, तो इसका जो स्थान होगा हमारा छोटा सॉरी आ, ठीक। और ई अब हम लोग तालु के बारे में बात करेंगे। तो तालु में ऐसे ऐसे वर्णों को रखा जाता है या ऐसे स्वरों को रख सकते। तालु में ऐसे स्वर को रखेंगे जिनका उच्चारण करते समय जीवा जो है हमारे तालु को स्पर्श करती है। जैसे ई, कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं स्पर्श कर रहा है, वो तो महान लोग हैं, उनकी बातें हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आंख को बंद करके सही तरीके से उच्चारण किया जाए तो ये हमारा जो है तालु स्वर, ये दो स्वर जो हमारे होंगे वो तालु होंगे। तो वो तालु हमारे ई। अब आई मूर्धा को देखते हैं। मूर्धा की परिभाषा हमने बताया है कि मूर्धा में स्वरों को उच्चारित करने के लिए हमारे जीभ में या तो मुड़ाव आए या उसमें कंपन हो, उसे हम क्या कहेंगे, मूर्धा कहते हैं। तो मूर्धा में री को बोलने में देखिए कंपन हो रहा है, तो री को हम कहाँ रखेंगे, मूर्धा में रखेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं ओष्ठ, दंत में आ जाते हैं। तो दंत में कोई ऐसा स्वर नहीं है जो हम रख सकते हैं। आते हैं ओष्ठ में। ओष्ठ में हम उ और ओ को रख सकते हैं। उ और बड़ा उ, हम लोग उ के उच्चारण करते समय उ का उच्चारण करते समय हमारा जो है दोनों ओष्ठ आपस में सट रहे हैं, तो इनको हम कहाँ रखेंगे, इसको हम रखेंगे ओष्ठ में। अब बारी आती है कि जो हमारे पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था कि संधि स्वर में को दो भागों में बांटे थे हम लोग, और संधि स्वर में जो दीर्घ स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। तो हम लोग जो है री उ, मतलब हम लोग जो है यहाँ पे 7 वर्णों को हमने 7 स्वरों को हम लोगों ने यहाँ पे व्याख्या कर ली है। अब बचता हमारे पास 4 वर्ण या 4 स्वर कह सकते हैं इसको। अब बचता हमारा 4 स्वर जो हम लोग उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। विद्वानों ने, जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया कि ए, ऐ, ओ, औ का विद्वानों ने किस तरह से उनका निर्माण किया, सेम उसी तरह हमको यहाँ पे बस निर्माण कर देना है। ठीक है। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा था कि आ से जो ए है जहां से बना है वहीं से ऐ बना है, जहां से ओ बना है वहीं से औ बना है। ठीक। तो हम लोगों ने देखा था कि विद्वानों ने किस तरह जो है
इन वर्णों का इन स्वरों का कैसे निर्माण किया है, तो ऐसे उन्होंने किया है। पहला अ के साथ जो है उन्होंने ई को जोड़ दिया, ठीक। उसी तरह इन्होंने अ के साथ उ को जोड़ दिया, ठीक। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है जो अ शब्द है, सॉरी अ वर्ड है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो अ वर्ड है यहाँ पे किस जगह पे है, कंठ है। यानी कि इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिखेंगे कंठ। और यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो ई है, ठीक है, यहाँ पे हमारा किसमें है, तालु में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ताल, ठीक। यानी कि ये हमारे जो वर्ड हैं इनको हम क्या बोलेंगे, कंठ तालु। अगर पूछा गया एग्जाम में ए का जो है उच्चारण स्थान है तो दे दिया कंठ दिया, तालु दिया, मूर्धा दिया, एक ऑप्शन में दे दिया कंठ तालु दिया, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, कंठ तालु लगाएंगे। तो उसी तरह हमारा ये भी है कि ये तो हमारा कंठ से है, वो हमारा ओष्ठ है, वो हमारा कहाँ है, ओष्ठ है। यानी आ हमारा कंठ है, वो हमारा ओष्ठ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओष्ठ, ठीक। यानी कि हमारा ये जो दो स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं, जिनको हम कहेंगे कंठोष्ठ, ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया कि हमारा जो है कंठ क्या है, आ, तालु क्या है, ई, मूर्धा क्या है, री, और ओष्ठ क्या है, उ। और हमारा जो है जो ए ओ औ है, यानी कि जहां से ए बना है वहीं से ए बना है, जहां से ओ बना है वहां से अ बना है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे इसके बारे में कि विद्वानों ने कैसे इसको वर्ड स्वरों को आपस में जोड़ के इन संयुक्त व्यंजनों का निर्माण किया। अब हम ए के जो इसी से हमारा ई से बना है ए, इसी से हमारा जो बना है ए बन गया, और अ उ से मिल गया ओ बन गया है, इसी से हमारा जो है औ बना है। यानी कि जब हम जो है ई आ को तालु से लिया गया है, ई को आ को जो है कंठ से लिया गया है और ई को तालु से लिया गया है, इसलिए इसको कंठ तालु कहा गया है। अब यहाँ आ को कंठ से लिया गया है और इसको कहाँ से लिया गया है, ओ को ओष्ठ से लिया गया, इसलिए जो कंठोष्ठ हो गया, ठीक। इस प्रकार हम लोग जो है उच्चारण स्थान के आधार पे जो हमारे 11 स्वर हैं उनके बारे में हम लोग उनके उच्चारण स्थान को हम लोग यहाँ पे जानकारी ले ली है। अब एक प्रश्न बनता है कि हमारा क्या है, इसमें दंत में कोई स्वर नहीं है, ठीक है। तो दंत जो है स्वर में दंत जो हमारा स्थान है वो जो है उसमें कोई स्वर नहीं आते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा आपको कि स्वर 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा जो स्वर के उच्चारण स्थान में स्वर के कुल कितने उच्चारण स्थान है, ठीक। तो आप बताइए ए बी सी डी 4 5 6 7। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि स्वर के कुल कितने उच्चारण स्थान हैं। तो हमारे कुल कितने उच्चारण स्थान है, 1 2 3
4 5 6, क्योंकि दंत का कोई उच्चारण स्थान नहीं है, क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं है, इसलिए हम कितना मारेंगे, हमारा उच्चारण 6 है। ठीक, तो इस आधार पे हम लोगों ने स्वर के उच्चारण स्थान को हम लोग जाने हैं। अब आइए अगली हेडिंग है, अब हम लोग जीव प्रयोग के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो हम पढ़ेंगे जीव प्रयोग के आधार पर। तो जीव के प्रयोग के आधार पर जो है हम लोग इसे हम लोग जीव के प्रयोग के आधार पर हम लोग इसको 3 भाग में बांटेंगे। कितने भाग हैं हमारे? 3 भाग हैं। पहला है अग्र, पहला हमारा क्या है? अग्र है। दूसरा हमारा क्या है? मध्य है। इसी को हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय बोलते हैं। तीसरा हो गया हमारा पश्च हो जाएगा। अब ये हम लोग एक चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया जीवा। अरे सूर्पनखा का जीवा नहीं है, ये मान लीजिए जीव है, इसी तरह का होता है। तो हम लोग इसका अग्रभाग किसे मानते हैं? इसको नहीं मानते हैं। जहां से हमारी जीवा लगी होती है वहां से हम जो है इसको अग्र मानते हैं। ठीक है, ये नहीं कि ये वाला हमारा हम जो बाहर निकाल के दिखाते हैं, चढ़ाते हैं, वो हमारा जो है अग्रभाग होगा, वो नहीं है। बल्कि हमारा अग्रभाग कौन सा होगा? ये होगा। ये हमारा क्या हो गया? पश्च भाग हो जाएगा। ये हमारा मध्य भाग हो गया, या केंद्रीय भाग कहते हैं इसको। इसे हम बोलेंगे अग्रभाग, इसे हम बोलेंगे पश्च भाग, इसको बोलेंगे हम केंद्रीय या मध्य। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि अग्रभाग में कौन कौन से स्वर आते हैं, मध्य भाग में कौन कौन से स्वर आते हैं, और पश्च भाग में कौन कौन से स्वर आते हैं। तो हम आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। तो इसमें आ जाएगा ई, ए, ऐ। कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे? स्वर, सॉरी, कौन कौन से स्वर आएंगे? तो हमारे ई, ए, ऐ। और इसमें मध्य में कौन कौन से आएंगे? अ, आ। अब याद करने का सबसे सही तरीका है, अगर किसी को नहीं याद हो रहा है तो आप एक काम करिए, आप ये दोनों याद कर लीजिए, ये अपने आप याद हो जाएगा। या आप ये याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, और इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। तो हमारा 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो जो बच रहा हमारा वो बच रहा है उ, या और वो और। तो हमारे हो गए 4 2 6 2 8 2 10। ठीक, ये हमारे हो गए जो है अग्र स्वर, अग्रभाग हो गए। ये हमारा मध्य भाग हो गया, ये हमारा पश्च भाग हो गया। ठीक है, अगर नहीं याद हो रहा तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ई के साथ जो है ए ऐ, यानी कि विद्वान ये जो है, जैसे अ के साथ जब ई जुड़ेगा, ठीक है, ई के साथ जो है तब हमारा क्या बन जाता है? ऐ बन जाता है।
ठीक है। और जब ए बन गया तो ए भी बन जाएगा, ए बन गया ए बन जाएगा, ठीक ना। उसी तरह हमारा जो है आ के साथ जब उ जुड़ा तो हमारा क्या बन गया, ओ बन गया और औ भी बन जाता है, ठीक ना। यानी कि अब आप इसके साथ जो है ओ और रख लीजिए, इसके साथ जो है ए रख लीजिए, इससे भी आपके दिमाग में जो है आराम से सेट हो जाएगा। अब आइए हम इसकी बात करते हैं। तो इसमें जो है जीव प्रयोग के आधार पर जब कभी कोई वर्ड पूछा गया आप तक के एग्जाम में, वो हमारा केवल अभी तक हमने देखा है तो अधिक से अधिक में यही हमसे पूछा गया है। मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर उठा के, तो हमको ये क्वेश्चन इस आ का जो है जीव के प्रयोग के आधार पे बार बार हमको मिला है, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम इसको भी मिटा देते हैं। अब हम लोग पोस्ट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। इसके आधार पर पोस्ट के आधार पर पोस्ट के आधार पे हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। इसके दो कितने भेद हैं, स्वर पोस्ट के आधार पर स्वरों के इसके भेद दो भेद हैं। पोस्ट के आधार पर इसके कितने भेद हैं, दो भेद हैं। पहला वो भेद है वृत्तमुखी, या इसे हम कहते हैं वर्तुल, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्तुल, वृत्तमुखी बोलेंगे या फिर हम वर्तुल बोलते हैं ऐसे करके, ठीक। और इसे बोलते हैं अर्धवृत्तमुखी या अर्धवर्तुल बोलते हैं उसको, ठीक। पोस्ट के आधार पर इसके दो भेद हैं, पहला है वृत्तमुखी, दूसरा है अर्धवृत्तमुखी, ठीक। यानी कि वृत्तमुखी मतलब जिसको बोलने में हमारा जो मुंह है वो वृत्ताकार हो जाए, तो ऐसे में हमारे जो स्वर हैं वो आ जाते हैं इसमें, कौन कौन से, उ, ठीक। हमारा पहले ये दो स्वर ये वाले आ जाएंगे और ये वाले आ जाएंगे, ओ और इनका उच्चारण करिए आप लोग, जैसे उ ऊ ओ, यानी कि मुंह हमारा जो कैसा बन रहा है, गोला बन रहा है। तो हम इसको जो है हम क्या कहेंगे, वृत्तमुखी, यानी ऐसे स्वर जिनको बोलने में हमारे जो मुंह का, हमारे ओठ का जो आकार हो क्या हो, वृत्ताकार हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, वृत्तमुखी कहेंगे। अब हम अर्धवृत्तमुखी में इसको किसको रखेंगे, तो ई ए, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, पोस्ट के आधार हम लोगों ने जो है उच्चारक के आधार पे जो है स्वरों का वर्गीकरण किया। उसके बाद हम लोगों ने तालु के आधार जीव प्रयोग के आधार पर हम लोगों ने स्वरों का वर्गीकरण किया। अब हम लोगों ने पोस्ट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करें। पोस्ट के दो भेद हैं, वृत्तमुखी और अर्धवृत्तमुखी, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि वर्तुल शब्द है, ठीक है, या वर्तुल का, या कह सकते हैं ओष्ठ के आधार पर वृत्तमुखी
वर्ण या वृत्तमुखी स्वर हैं, तो वृत्तमुखी स्वर में उ, ऊ, ओ, औ, और अर्धवृत्तमुखी में ई, ए, ऐ। ठीक है, तो वृत्तमुखी का परिभाषा हमने दे दिया और अर्धवृत्तमुखी के बारे में हम लोग जानकारी ले ली। तो इसी के साथ हम आज की क्लास सॉरी अब अगली कक्षा में हम लोग जो है व्यंजन के वर्गीकरण के बारे में जानकारी लेंगे। और मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि व्हाट्सएप पे सभी का कमेंट आ रहा है कि सर आप अगली क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं। तो किसी पर्सनल इशू के कारण जो है हम 2 दिन से क्लास नहीं ले पाए हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आगे से जो है हम कक्षाएँ जो है कंटिन्यू करेंगे। बीच में 1-2 दिन और हमको डिस्टर्बेंस है, फिर इसके बाद हम कंटिन्यू आप लोगों को रोज क्लास लेंगे। आप लोग प्लीज़ दुखी ना हो और परेशान ना हो, हम हमेशा क्लास लेंगे। सामान्य हिंदी हम आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। बाकी आपको पढ़ाने के साथ साथ याद करवाएंगे, समझाएंगे। जहाँ जो चीज़ें नहीं समझ में आती है आप उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, चाहे मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7376656441। इस पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, जो भी समस्याएं होंगी उस पे हम जो है आपको समाधान देंगे। और बाकी हम मिलते हैं आपको अगली कक्षा में। तब तक के लिए गुड नाइट।